Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia ma'am। स्टूडेंट्स देखिए, आज हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है बिज़नेस लॉ की, जिसमें हम चैप्टर वाइज हर एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। उसकी सीरीज़ में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जो कि चैप्टर 4 इसी एक कंप्लीट वीडियो में आपको प्रोवाइड होगा। तो देखिए चैप्टर नंबर 4, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। प्रपोजल होता है, देखिए हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो मेन तो उनका एग्रीमेंट, देखो आपको के पास दो पार्टीज़ हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल पर्सन के बीच में नहीं हो सकता, 2 और मोर पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोई एक पार्टी का प्रपोजल होगा, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी या रेवोकेट करेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा और उसके ऊपर लॉ एनफोर्स हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। रेवोकेशन हो जाएगा तो वहीं एग्रीमेंट ही नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट होगा ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा इस चैप्टर का एक बेसिक सी चीज़ कि प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है एंड रेवोकेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। प्रपोजल और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक प्राइमरी एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट से एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टी का। ठीक है, इन एन एग्रीमेंट वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल एंड द अदर गिव्स एन एक्सेप्टेंस टू इट। एक एग्रीमेंट में एक पार्टी प्रपोजल देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियली बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। देखिए जो प्रपोजल दे रहा है उसको बोलते हैं प्रोमिसर। ठीक है, किसके अंदर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C के अंदर। और जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल को वो होता है प्रोमिसी। द ब्रिटिश रेफर टू इट एज एन ऑफर बट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट इज़ कॉल्ड अ प्रपोजल। ब्रिटिश रेफर करते हैं कि उसको ऑफ़र बोलते हैं, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में उसको प्रपोजल बोलते हैं। देखो ऑफ़र करना भी होता है, हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि ये चीज़ आप दीजिए। ठीक है, और प्रपोजल। ठीक है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको प्रपोजल बोला जाता है। प्रपोजल और ऑफर, यानी आप प्रपोजल को ऑफर भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस को, कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर, और सामने वाले को बताता है कि मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे आपकी इस चीज़ के लिए एसेंट चाहिए, आपकी इजाज़त चाहिए, आपकी सहमति चाहिए, ऑफ द अदर टू सच एन एक्ट एज एब्सटिनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। उसे क्या जाता है कि उसने एक प्रपोजल रखा है सामने वाले के ऊपर। देखिए ऐसे कि मैं मोस्ट ऑफ आपको एक एग्जांपल लेके सारा मोस्ट ऑफ जितना है कवर अप करा दूंगी। जैसे कि ए और बी पार्टी का हम कर रहे थे, तो बी ने प्रपोजल दिया ए को कि आप अपना स्कूटर मुझे भेज दीजिए, मैं उसके बदले में आपको 50,000 रुपये दूंगा। ए ने अगर उसको स्वीकृति दे दी है, उसकी एक्सेप्टेंस कर ली है, तो ये दोनों का एग्रीमेंट हो जाएगा कि ठीक है जी, आप मेरे को स्कूटर दे देना, मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, तो ये होगा प्रपोजल और ऑफर। अब प्रपोजल के मेन एलिमेंट्स और मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। द डेफिनेशन ऑफ अ प्रपोजल स्पेसिफाइज द फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक प्रपोजल के। एग्जिस्टेंस ऑफ 2 पार्टी, दोनों पार्टी आमने सामने होने चाहिए, दोनों पार्टी होने क्योंकि एक पर्सन से कोई भी प्रपोजल नहीं हो सकता, दोनों पार्टी की एग्जिस्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, चॉइस टू डू और नॉट टू डू एब्सेंट। देखो अब ये ना चॉइस होती है हमारी कि हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। देखो मान लो मुझे प्रपोजल भेजा गया कि भाई आप अपनी स्कूटी मुझे भेज दीजिए, बट मैं कहती हूँ कि अब मेरे ऊपर है, ये मेरी चॉइस है कि मैं भेजना चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ। ऑल चॉइस इज माइन। ठीक है, तो चॉइस टू डू, आपको चॉइस मिलती है कि आप ये कर भी सकते हो और आप नहीं भी कर सकते, यानी कि आपको एक्सेप्टेंस की भी चॉइस है और आपको एब्सटेंस की भी चॉइस है। ठीक है,
आगे है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल। प्रपोजल का ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि आप किस काम के लिए प्रपोजल दे रहे हो, उसका एक कोई विषय भी होना चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, लक्ष्य भी होना चाहिए। द प्रपोजल हैज़ एन ऑब्जेक्ट। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल वांट्स द कंसेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। जो प्रपोजल के पास क्या होता है ना, होता है एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रपोजल का। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल वांट्स द कंसेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। पर्सन क्या चाहता है, जिस पार्टी से वो प्रपोजल दे रहा है, जिस पार्टी को प्रपोजल दे रहा है, उसकी सहमति के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होगा प्रपोजल का, कि सामने वाली पार्टी की सहमति लेना चाह रहा है वो प्रपोजल देकर। ठीक है। If a proposal is not made with the intention of getting the acceptance of the person to whom the proposal is made, it cannot be termed as proposal because its acceptance will not result into a contract। देखो, अगर हमने हमारी जो प्रपोज़ल का जो ऑब्जेक्ट है वो ये नहीं है कि सामने वाले की कंसेंट चाह रहे हैं हम, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं बना सकते। आगे है there could be situation where the proposal is for the other party to make a proposal। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि where the proposal is for the other party, दूसरी पार्टी के लिए प्रपोजल और to make a proposal। there is difference between an intention to make an offer and invitation to make an offer। देखो, ऑफ़र करने के लिए इंटेंशन होना और एक इनवाइट करना सामने वाले पर्सन को ऑफ़र के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज प्रपोजल। इसमें दोनों को भी हम प्रपोजल के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे। देखो, इंटेंशन टू मेक एन ऑफ़र, भाई इंटेंशन होना कि आप ऑफ़र दें। एट टाइम्स अ पर्सन माइट डिक्लेयर हिज इंटेंशन टू मेक एन ऑफ़र एंड नॉट एक्चुअली मेक द ऑफ़र। इस टाइम क्या करता है, पर्सन माइट डिक्लेयर करता है हिज इंटेंशन, वो अपनी इंटेंशन बताता है कि मैं ये चाहता हूँ टू मेक एन ऑफ़र, एक ऑफ़र करना, एंड नॉट एक्चुअली, और रियल में वो ऑफ़र नहीं देता। सच डिक्लेरेशन गिव्स नो राइट ऑफ एक्शन टू अनदर। सामने वाले पर्सन को कोई राइट नहीं मिलता उससे, क्योंकि उसने अभी कोई प्रपोजल दिया नहीं है, उसकी इंटेंशन है, बस उसने इंटेंशन बताई कि हाँ शायद मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो इसको क्या नहीं मानेंगे, इसको हम प्रपोजल नहीं मानेंगे। ठीक है। जैसे हम सपोज़ कीजिए बी ने मुझे बोला कि भाई मैं तुम्हारी स्कूटी, शायद यार मन तो है स्कूटी ख़रीदना चाहता हूँ, ये बोला है उसने। मेरे को ये बोला नहीं है कि भाई मैं ऑफ़र दे रहा हूँ आपको, इंटेंशन है उसकी शायद मैं ख़रीदूँ यार आने वाले टाइम में, है ना। तो इस तरीके से इन्विटेशन टू मेक एन ऑफ़र। When a tender is called for the purchase of goods or a shopkeeper display goods in the shop window with the price tags, or a company advertise its products and respond to queries from potential customers, it does not constitute an offer। देखिए, invitation to make an offer, invitation दे रहे हैं हम कि आप ऑफ़र दीजिए। देखिए, जो हम जाते हैं दुकानों पे क्या लग रही होती है, डेमोन्स्ट्रेशन लग रही होती है, डिस्प्ले लग रही होती है गुड्स की, और उस पर प्राइस टैग लगा होता है। तो वो हमें वो प्रपोजल दे रहे हैं। हर बंदा रोक क्यों कह रहे हैं जी आप हमारा सामान ख़रीद लो, इतने रुपए दे दो हमारे को, और ऐसा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीज़मेंट करती है, ये प्रोडक्ट है जी ऐसे इतने रुपए का है, वो हमें प्रपोजल दे रही है नहीं, वो प्रपोजल नहीं है, वो इन्वाइट कर रही है हमें कि हम उनको प्रपोजल दें, तो इसे हम ऑफ़र के रूप में नहीं मानेंगे। ठीक है। आगे है लीगल रूल्स फॉर अ प्रपोजल और ऑफ़र। लीगल रूल्स क्या है प्रपोजल और ऑफ़र के लिए? द ऑफ़र मस्ट बी मेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। देखो, ऑफ़र अगर किया जाएगा, यानी कि किसी को प्रपोजल दिया जाएगा कि हाँ भाई ये सपोज़ कीजिए सामने वाले पर्सन ने मुझे प्रपोजल दिया कि स्कूटी दे दो और 50,000 रुपये ले लो, तो उसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन होगी, क्योंकि उस पर लॉ जो है एनफोर्सेबल होगा। लीगल ऑब्लिगेशन क्या बनेगी कि भाई ऑब्लिगेशन होता है उत्तरदायित्व, तो लीगलिटी आप का ये उत्तरदायित्व बनता है कि सामने ए पार्टी उसको स्कूटर प्रोवाइड करेगी और बी पार्टी उसको 50,000 रुपये प्रोवाइड करेगी, तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना ज़रूरी है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, उसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं पूरा करता, तो वहाँ पर वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नहीं मानी जाएगी। ठीक है।
द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी अनएम्बिजियस एंड डेफिनेट। देखो, जो भी ऑफ़र मान लो सामने वाले ने कहा है, वो कोई भी उसके अंदर एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्युइटी तो कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। भाई मिस रिप्रेजेंट करके मैंने तो ये बोला था जी कि आपकी स्कूटी भी दे दो आप साथ में मेरे को, और आपका हेलमेट भी दे दो, ठीक है। ये नहीं होना, ये मैंने तो ये बोला था, जो जब जब आप पैसे, वो बंदा पैसे दे रहा है, भाई 50,000 रुपये मैं दूंगा तब दूंगा जी, आप स्कूटी भी दो, अपना हेलमेट भी दो मेरे को। नहीं, वहाँ पर जो बात हुई गई है, जो ऑब्लिगेशन क्रिएट किया गया, जो कंसिडरेशन क्रिएट किया गया है, वही वहाँ पर होगा। तो जो ऑफ़र के टर्म्स होंगे वो सब चीज़ क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और अनएम्बिजियस होने चाहिए, ठीक है। द ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। ऑफर जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। एन ऑफर इज कॉल्ड स्पेसिफिक व्हेन इट इज़ मेड टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। स्पेसिफिक ऑफर वो होएगा जो एक सिंगल पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को दिया जा रहा है। इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, ओनली द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स टू होम द ऑफर इज मेड कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर के केस में ओनली द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन टू होम द ऑफर, जिसको एक स्पेशल पर्सन को या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को जिसको ये ऑफ़र दिया गया है, कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर, वही सिर्फ क्या कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अब्दुल्ला ऑफर्स टू सेल हिज वॉच टू द नायडू फॉर 3,000, इट इज स्पेसिफिक ऑफर विच ओनली नायडू एंड नोबडी एल्स कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। देखो, मैंने अपनी स्कूटी मेरी एक फ्रेंड को ऑफ़र करी कि तू लेगी तेरे को 50,000 रुपये में दे दूँगी, ठीक है। लेकिन कोई और मांगेगा, चलो अपनी तो घर की बात है, कोई और मांगेगा तो जी मैं 60 से कम नहीं दूँगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ऑफ़र हो गया मेरी फ्रेंड के लिए कि भाई तू लेगी तभी तेरे को मैं प्रोवाइड करूँगी 50,000 रुपये में, ठीक है। और जनरल होगा कि सबके लिए सेम है कि भाई मैं तो अपनी स्कूटी बेच रही हूँ, जिसको लेनी हो 50,000 रुपये की है ले लो, वो होगा जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक होगा किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए कि उसकी एक्सेप्टेंस हमने मांगी है। मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को बोला भाई तेरे को स्कूटी लेनी है तो बता, तेरी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। मैंने प्रपोजल दिया, तेरी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। तो अब ये नहीं कि कोई और उसका पड़ोसी आ जाए और कह दे जी मेरे को दे दो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपका प्रपोजल। नहीं, मैंने उसके लिए दिया था स्पेशल जो है स्पेसिफिक ऑफ़र या स्पेसिफिक प्रपोजल, 50,000 रुपये तेरे को दे दूँगी। कोई और मांगेगा तो हम उसके लिए जनरल रखेंगे कि हाँ भाई सबके लिए 60,000 रुपये की है, ठीक है। द ऑफ़र में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो ऑफ़र होता है ना प्रपोजल, वो भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस बोल के किया जाने वाला, इम्प्लाइड अपने आप ही हो जाता है। देखो, एन ऑफर डज नॉट नेसेसरली नीड टू बी एक्सप्रेस, इट्स कैन आल्सो बी इम्प्लाइड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, स्पेसिफिक ऑफर कैन बी मेड इन वर्ड्स। एक स्पेसिफिक ऑफर को वर्ड्स में बोला जाता है, रिटन और ओरल। इफ़ ए ऑफर्स टू सेल हिज स्कूटर टू बी फॉर 5,000, इट इज़ अ स्पेसिफिक ओरल प्रपोजल। बी को बोला है और स्पेसिफिक हो गया। एज इम्प्लाइड ऑफर नीड नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इम्प्लाइड ऑफर जरूरी नहीं है कि उसको वर्ड्स में बोलना पड़े। कंपनी दैट प्लाइज ट्रैम्स और ऑन रोड्स फॉर अर्बन सिटीजन्स मेक्स एन इम्प्लाइड ऑफर बाय इट्स कंडक्ट टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर एट अ फिक्स्ड फेयर। जो कंपनी है जो क्या करती है, ट्रैम्स ऑन रोड पर जो प्लाइज करती है अर्बन सिटीज़ के अंदर, वो इम्प्लाइड ऑफर देती है कि भाई आप चला लीजिए ट्रांसपोर्ट पैसेंजर को फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर एट अ फिक्स्ड रेट। वो बोलती नहीं है एक्सप्रेस वर्ड में। देखो, जिन्हें ट्रैम्स बना रखे हैं, रोड पे चला रहे हैं, तो पता है जी अब वो ऑफ़र थोड़ी करेगी आओ हमारे उसमें बैठ जाओ। नहीं, वो सब इम्प्लाइड सामने वाले बंदे को अपने आप ही पता चल जाएगा भाई ट्रैम्प चल रहे हैं तो हमारे बैठने के लिए, तो वो ऑफ़र थोड़ी करेगा बैठो बैठो बैठो। एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। द ऑफ़र शुड बी रिक्वेस्ट एंड नॉट एन ऑर्डर। जो ऑफ़र होगा ना वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी पे ऑर्डर नहीं चल सकते। मैं किसी को बोलूँ जी मेरी स्कूटी आपको ख़रीदनी पड़ेगी ही नहीं, ख़रीद लो, प्यार से बोल सकते हैं हम ऑफ़र के रूप में, मैं बेचना चाह रही हूँ, आप खरीदना चाहते हो, रिक्वेस्ट करेंगे हम, ठीक है, ख़रीद लो यार,
ऐसे। तो हम ये नहीं बोलेंगे खरीदनी पड़ेगी, नहीं, रिक्वेस्ट ऑर्डर के फॉर्म में नहीं होगी ऑफ़र। द ऑफ़र मस्ट बी फॉर अ पॉसिबल एक्ट। ऑफ़र जो प्रपोजल जो दोगे ना, पॉसिबल एक्ट के लिए होगा। ये नहीं आप बोलोगे चांद तारे तोड़ लाएंगे, ये कर लाएंगे, वो एक ऐसा एक्ट जिसको किया जा सके। द ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफ़र को हमेशा सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेट किया जाएगा। कम्युनिकेशन के बिना उस ऑफ़र को नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आप किसी को प्रपोजल कर दे रहे हो, ऑफ़र दे, तो सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। जिसकी आप एक्सेप्टेंस चाहते हो उसको आप बताओगे, प्रपोजल रखोगे, तभी वो एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को, ठीक है। आगे देखिए एक्सेप्टेंस। अब हमने यहाँ पर बात कर ली, हमने पूरा जो चैप्टर है, देखो चैप्टर का नाम है हमारा प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। तो प्रपोजल वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का। अब स्टार्ट होती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज़ ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर वैलिड एग्रीमेंट। किसी ऑफ़र की एक्सेप्टेंस वेरी प्राइमरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि अगर प्रपोजल दिया गया और वो मना हो गया वहाँ से, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्टेंस के बेस पर ही चलता है। अगर एक्सेप्टेंस होगी तभी एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट होगा तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। When the offeree or the person to whom the offer is made, जो ऑफरी है या जिसको ऑफ़र दिया गया है अपनी एक्सेप्टेंस देता है, द ऑफ़र इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, उस टाइम ऑफ़र को एक्सेप्टेड बोलेंगे हम। एन ऑफ़र बिकम्स ए प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट ओनली आफ्टर इज एक्सेप्टेंस। एक ऑफ़र प्रॉमिस तभी बनेगा या एग्रीमेंट तभी बनेगा जब वो एक्सेप्टेड हो जाएगा प्रोमिजी के द्वारा। The person who makes the offer is called the promiser and the person to whom the offer is made is called the promisee. आगे है who can accept। when an offer is made to a particular person, it can only be accepted by the person to whom it is made। देखिए, जब एक पर्टिकुलर पर्सन को एक ऑफ़र दिया गया है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन ही जब उसको एक्सेप्ट करेगा तभी वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा। ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को छोड़कर किसी तीसरे पर्सन ने एक्सेप्टेंस दे दी है तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, नहीं। जिस पर्सन को एक्सेप्टेंस देने के लिए प्रपोजल दिया गया है उसी की एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड मानी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, हमने ये बात कहा था कि ऑफ़र दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक ऑफ़र और जनरल ऑफ़र। तो स्पेसिफिक ऑफ़र एक स्पेशल पर्सन को दिया जाएगा, एक इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाएगा कि उसी की एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। आगे बेटा, एक स्पेशल जो प्रपोजल दिया जाएगा, स्पेसिफिक प्रपोजल एक स्पेशल पर्सन के एक्सेप्टेंस के लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर एक जनरल ऑफ़र दिया गया तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो हु कैन एक्सेप्ट, ये हो जाएगा। आगे है रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या क्या हैं, देखिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। देखो, अगर आपने किसी प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दी है तो वो एक तो स्पष्ट होनी चाहिए कि हाँ आप बता रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है, कि भाई मैं आपका जो प्रपोजल है मैंने वो एक्सेप्ट किया। और अनकंडीशनल होना चाहिए, ये नहीं है कि मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँगा लेकिन आपको इसके बदले में ये करना पड़ेगा। अनकंडीशन नहीं होनी चाहिए बीच में, अनकंडीशनल होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए एक्सेप्टेंस को देने का। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(2) ऑफ द एक्ट, इफ द पर्सन मेकिंग द ऑफर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ मेथड फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। अगर एक पर्सन ने प्रॉपर एक मेथड यूज़ किया है, प्रिस्क्राइब्ड मेथड यूज़ किया है एक्सेप्टेंस के लिए, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय दैट मेथड। तो वो जो एक्सेप्टेंस होगी ना, वो भी उसी मेथड से दी जानी चाहिए। For example, if the proposal wants to acceptance to be communicated by telegram, it must be done by telegraphically। देखो, अगर सामने वाले बंदे ने हमारे को ये बोला है, प्रपोजल दिया है टेलीग्राम के थ्रू, उसने बोला भी है कि टेलीग्राम के थ्रू ही आप मेरे को एक्सेप्टेंस भेजना, तो हमें एक्सेप्टेंस जो है टेलीग्राफिकली ही भेजनी पड़ेगी, ठीक है। जो प्रिस्क्राइब मैनर है उसी को फॉलो करना पड़ेगा आपको। द प्रपोजर कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिफ्यूज़ल। जो प्रपोजर है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता रिफ्यूज़ल का मेथड। जो प्रपोजर को प्रिस्क्राइब
कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मैथड ऑफ रिफ्यूज़ल। प्रपोजल ये आपको नहीं बता सकता कि अगर रिफ्यूज़ल करते हैं तो कौन सा मैथड होगा। द प्रपोजल नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड इफ द ऑफर मेड बाय हिम इज एक्सेप्टेड, बट ही कैन नॉट इंसिस्ट ऑन हिम बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ इट्स नॉन एक्सेप्टेंस। इट इज़ राइट ऑफ ऑफरी टू एक्सेप्ट द प्रपोजल और नॉट टू एक्सेप्ट इट। देखो, प्रपोजल ना हमको ये नहीं बोल सकता कि अगर आप रिफ्यूज़ कर दोगे मेरा जो है प्रपोजल है नॉन एक्सेप्टेंस पे, तो वो क्या है भाई, वो आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप इसको नॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते या फिर इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। वो आपकी चॉइस है, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहो या उसको रिफ्यूज़ करना चाहो। एन ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनटिल इट इज़ रिन्यूड। एक ऑफ़र अगर एक बार रिजेक्ट हो गया, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनटिल इट इज़ रिन्यूड। देखो, एक प्रपोजल आया मेरे पास, ठीक है, वो तब तक दोबारा मैंने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अगर उसको एक्सेप्ट करना है ना, तो वो सेम जो ऑफ़र है वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको रिन्यू करना पड़ेगा। जब तक वो रिन्यू होके नहीं आएगा तब तक वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं होगा। ए रिजेक्टेड ऑफर इज़ अ डेड ऑफर, सो टू से, एंड नीड्स टू रिवाइव बिफोर इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर एक्सेप्टेंस। उसको रिवाइव नहीं करना चाहिए, जब तक वो रिन्यू नहीं होगा तब तक उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते दोबारा। If A offers to sell so quintals of sugar to B at 1000 per quintal and B writes back that he is prepared to buy sugar only at 750 per quintal, B has rejected A's proposal. B उसका जो प्रपोजल है रिजेक्ट कर देता है। And if B sends another telegram saying that he is prepared to buy at 1000 per quintal, A is not bound by it because its A's original offer has been rejected by B। उस टाइम पे वो बाउंड नहीं होगा कि हाँ भाई, क्योंकि भाई मेरे को ये अब वापस करना चाहिए एग्रीमेंट, क्योंकि उस टाइम पे वो पहले उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। अगर आपने किसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है तो उसको आपको, जो भी ऑफरर है जिसने आपको ऑफ़र दिया है, उसको उसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बिना कम्युनिकेशन के वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, मतलब जो बोल के बोली जाने, और इम्प्लाइड भी होनी चाहिए, जो बिना किसी मतलब कि बिना बोले वो वहाँ पर इम्प्लाई हो जाती है। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस में भी रिटन और बाय वे वर्ड और माउथ, वेयर एज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कुड बी रिफ्लेक्टेड बाय द एक्शन और बिहेवियर ऑफ द पर्सन। देखो, एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है वो तो किसी के द्वारा रिटर्न में होगी या फिर बोल कर बताई होनी चाहिए, लेकिन जो इम्प्लाइड जो है एक्सेप्टेंस वो उस पर्सन के बिहेवियर के थ्रू हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि भाई इसने एक्सेप्ट कर लिया है। द लेटर इज़ आल्सो कॉल्ड टैसिट एक्सेप्टेंस, को बोलते हैं टैसिट एक्सेप्टेंस, यानी कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस को हम बोलते हैं टैसिट एक्सेप्टेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, टैसिट एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और एक्सेप्टेंस बाय रिसीविंग कंसिडरेशन। For example, if a reward has been announced for the restoration of missing item, कि for example अगर एक रिवार्ड अनाउंस किया गया है कि भाई मिसिंग जो आइटम है वो रिस्टोर हो जाए इसके लिए, एंड ए पर्सन हु नोज अबाउट सच अनाउंसमेंट फाइंड एंड रिस्टोर द मिसिंग आइटम, उसने उसको फाइंड कर लिया, उसको रिस्टोर कर दिया मिसिंग आइटम को, इट वुड बी डीम टू बी एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑफ द रिवार्ड बाय द पर्सन रिस्टोरिंग द आइटम। इसलिए उसने क्या कर दिया, देखो उसको ये मिला कि मिसिंग आइटम जो खोज के लेके आएगा उसको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। उस बंदे ने क्या किया, एक्सेप्टेंस वहाँ पर इम्प्लाई अपने आप हो जाएगी क्योंकि वो ढूंढ के लेके आया उस मिसिंग आइटम को। तो अब उस टाइम उसने मुंह पे बोला नहीं, मुंह से वर्ड एक्सप्रेस नहीं किए कि भाई उसको वो चाहिए या नहीं चाहिए, मीन्स वो ढूंढ के लाएगा या नहीं लाएगा, उसने मुंह से नहीं बोला लेकिन वो ढूंढ के ले आया। दैट मीन्स वो अपने आप ही एक्सेप्टेंस इम्प्लाई हो गई वहाँ पर। एन एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल इज़ नो एक्सेप्टेंस। एक एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, बिना नॉलेज ऑफ प्रपोजल के, इज़ नो एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। एक ऐसा एक्शन जो बिना नॉलेज, प्रपोजल की नॉलेज पता नहीं प्रपोजल क्या आ रहा है अपना को, एक्सेप्टेंस नहीं है। देखो मान लो मुझे ये नहीं पता कि सामने वाला मुझे क्या प्रपोजल दे रहा है और उसको मैंने वैसे हाँ कर दी, ठीक है। तो विदाउट नॉलेज ऑफ प्रपोजल मैंने उसको हाँ कर दी,
उसे एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड। देखो, एक्सेप्टेंस सिर्फ उसी पर्सन को की मानी जाएगी जिसको वो ऑफर दिया गया है, जिसके साथ वो प्रपोजल किया गया है। मान लो मुझसे पूछा गया है कि आप अपनी स्कूटी बेचना चाहते हो, तो मेरी ही एक्सेप्टेंस मानी जाएगी वहाँ पर। ये नहीं कि मेरी कोई फ्रेंड कह दे हाँ भाई ठीक है, नहीं, मैं ही एक्सेप्टेंस दूंगी तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द लैप्स ऑफ और विड्रॉल ऑफ एन ऑफर। देखो, किसी ने मुझे प्रपोजल दिया, ठीक है, और मैंने उसको टाइम बोला, उसने कि भाई बता दे मेरे को 2-3 दिन में कि भाई स्कूटी तेरे को बेचनी है नहीं बेचनी। मैंने बोला ठीक है 2-3 दिन का टाइम दे 2-3 दिन के बाद वो, यानी चौथा दिन हो गया, आज 5वां दिन हो गया मान लो, ठीक है, तो लैप्स ऑफ टाइम ख़त्म हो गया जितना मैंने बोला था, ठीक है। और या फिर सामने वाले पर्सन ने पहले, या तो टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद वो जो एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। उसके बाद कोई एक्सेप्ट करता है, मान लो मैं 5 दिन बाद बोलूँ हाँ मैंने एक्सेप्ट, नहीं, वो नहीं मानी जाएगी। क्योंकि एक्सेप्टेंस का टाइम लैप्स हो गया है, ख़त्म हो गया है। या फिर मेरे से किसी ने पूछा स्कूटी बेचनी है, तो मैंने बोला ठीक है बताऊँगी, कि उससे पहले उसको कहीं से और स्कूटी मिल गई और उसने अपना ऑफ़र विड्रॉल कर लिया कि भाई मेरे को स्कूटी मिल गई है, अब मेरा ऑफ़र वापस दे दो, ठीक है, मेरे को नहीं लेनी स्कूटी। लेकिन उस टाइम मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आगे है मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। देखिए, हमें से किसी ने पूछा कि स्कूटी बेचेगी, मैं अब अपने मन में बता रही हूँ कि हाँ बेच देती हूँ यार, बेच देती हूँ, काम की तो है नहीं ये वो, उसको कम्युनिकेट नहीं किया, मैंने अपने माइंड में बना लिया कि बेच देती हूँ, तो वो मेंटल एक्सेप्टेंस जो है एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स और इन राइटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सेप्टेंस फ्रॉम द लीगल स्टैंड पॉइंट। लीगल स्टैंड पॉइंट में जब तक कोई वर्ड्स को मुँह से नहीं बोला गया है, रिटर्न में नहीं लिखा गया है, तब तक वो चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। आगे है वैलिड एक्सेप्टेंस विदाउट कम्युनिकेशन। देखिए, अभी हमने अब बात करी है कि जो मेंटल एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस नहीं होती, यानी कि जब तक कम्युनिकेट नहीं की गई तब तक वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। लेकिन वैलिड एक्सेप्टेंस यहाँ पे बात करें, कुछ एक वैलिड एक्सेप्टेंस है जो बिना कम्युनिकेशन के भी वैलिड मानी जाती है। देखो कौन कौन सी है वैलिड एक्सेप्टेंस विदाउट कम्युनिकेशन। देखिए, एक्सेप्टेंस वैलिड होगी लेकिन कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा। अभी हमने कहा था कि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। देखो क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर विदाउट कम्युनिकेशन हैज़ नो रेलेवेंस। देखिए, कोई भी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन के बिना कोई मतलब नहीं रखती। इफ़ एन ऑरल एक्सेप्टेंस इज़ नॉट ऑडिबल बिकॉज ऑफ नॉइस ऑफ एन एयरक्राफ्ट और द टेलीफोन गोज डेड when acceptance is communicated by phone there is a no contact। देखिए, अगर टेलीफोन पे अगर कम्युनिकेट कर रहे थे एक्सेप्टेंस और टेलीफोन की रेंज नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रहे, ठीक है, और नॉइस आ गया बीच में, ऐसा कुछ दिक्कत आ गई, तो वो कॉन्टैक्ट होगा ही नहीं। हाउएवर इन द फॉलोइंग सिचुएशन एक्सेप्टेंस इज वैलिड इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। लेकिन यहाँ पर कुछ एक पॉइंट है ऐसे जहाँ पर एक्सेप्टेंस वैलिड कहलाएगी, इज़ वैलिड होगी इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल की नॉलेज भी नहीं है तभी भी। कौन कौन से वो है, व्हेन द कम्युनिकेशन इज़ मेड टू एन एजेंट को अगर कम्युनिकेट कर दिया है आपने, वो हमको प्रपोजल का भी नहीं पता, आपने एजेंट को सीधे बात करके हाँ ठीक है जी, व्हेन देयर वहाँ कम्युनिकेशन की वेव हो, चाहे वो एक्सप्लिसिट तरीके से हो चाहे इम्प्लाइड तरीके से हो। व्हेन द एक्सेप्टेंस हैज़ बीन सेंड बाय पोस्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस भेजिए तब। व्हेन द कॉन्टैक्ट इज यूनिलेटरल हो कॉन्टैक्ट, बाईलेटरल ना हो, यूनिलेटरल हो, एक बंदे ने एक्सेप्टेंस का अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया है, दूसरे ने अभी जो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्लिगेशन है कंप्लीट नहीं किया तब। व्हेन द कंडक्ट ऑफ द ऑफर इम्प्लाइज इज एक्सेप्टेंस, जब ऑफर की जो कंडक्ट है वो इम्प्लाई करेगी उसकी एक्सेप्टेंस, मतलब कि खुद मतलब उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो ऑफर की, वो खुद बताएगी एक्सेप्टेंस हो गई है। कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वो कम्युनिकेट करना और तोड़ देना ऑफर को और एक्सेप्टेंस को। देखिए, ए वैलिड कॉन्टैक्ट डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम मेयर मेंटल प्रपोजल एंड इट्स मेंटल एक्सेप्टेंस। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है ना तो उसका रिज़ल्ट ये नहीं होता कि वो एक मेंटल
प्रपोजल से बनी है और वो मेंटल एक्सेप्टेंस से बनी है, नहीं, वो कम्युनिकेट होगी, मेंटली नहीं होगी। सिर्फ दिमाग में हमने प्रपोजल दे दिया, अपने सामने वाले को पता ही नहीं है, और सामने वाले ने दिमाग में एक्सेप्टेंस दे दिया, सामने वाले को पता नहीं है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर द प्रीरिक्विजिट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं कि प्रपोजल होगा और उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस होगी। When the contracting parties are face to face and negotiate across the table, there is no difficulty in reaching an agreement. जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो फेस टू फेस हैं और नेगोशिएट कर रही है सामने बैठ के, देयर इज़ नो डिफिकल्टी इन रीचिंग एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पर रीच करने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी कि एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। ए कॉन्ट्रैक्ट comes into being the moment the offeree gives his absolute and unqualified acceptance to the proposal made by the offerer. A contract into being the moment of the offer, जब ऑफरी क्या करेगा, gives his absolute and unqualified, ऑफरी क्या करेगा, अपना एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस देगा और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देगा टू प्रपोजल मेड बाय द ऑफर। प्रॉब्लम अराइज व्हेन द पार्टीज आर एट डिस्टेंस। प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब सामने आमने बैठ के तो इजीली पता चल जाता है कि हाँ भाई सामने वाले प्रपोजल रखा, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर पार्टीज दोनों पार्टी डिस्टेंस प्लेसेस पे होगी, एक कहीं और है, एक दूर है, ठीक है, एंड द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस नीड टू बी कम्युनिकेटेड बिटवीन द टू। और उन दोनों के बीच में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर and its acceptance and revocation are deemed to be made by an act or its omission by the party offering, accepting or revoking। सेक्शन 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलता है कि ऑफर को कम्युनिकेट करना, उसकी एक्सेप्टेंस या उसकी रेवोकेशन मानी जाएगी, डीम टू बी मेड बाय एन एक्ट और इट्स ओमिशन ऑफ द बाय द पार्टी, बाई पार्टी इसको भूल गई है ऑफर करना, एक्सेप्ट करना या रेवोकेट करना। सच एक्ट और ओमिशन मस्ट हैव द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग सच ऑफर। ये जो ओमिशन का इफेक्ट है, इस पर इफेक्ट आएगा कम्युनिकेटिंग सच ऑफर, वो कम्युनिकेट करेगा उस ऑफर को, एक्सेप्टेंस को और रेवोकेशन का। द रूल्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द ऑफर, its acceptance and revocation are discussed in what follows। communication of proposal। प्रपोजल का कम्युनिकेशन क्या होता है, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट्स। देखो प्रपोजल कम्युनिकेशन क्या है, कब कंप्लीट मानी जाएगी, तब कंप्लीट मानी जाएगी जब जिस बंदे को वो प्रपोजल भेजा जा रहा है उसकी नॉलेज में वो सारी चीज़ें आ जाएगी, तब वो कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट मानी जाएगी प्रपोजल को। और एक्सेप्टेंस की communication of acceptance is the communication from the person to whom the proposal has been made to the person who has made the proposal। without communication there cannot be a acceptance। देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये है कि जिस पर्सन को प्रपोजल भेजा गया था उसकी एक्सेप्टेंस उस पर्सन को आ गई है जिसने वो प्रपोजल भेजा है, तो वो जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस की वो कंप्लीट मानी जाएगी। As against the proposal, देखो the rules governing the completion of the communication of the acceptance are discussed in what follows। as against the proposer, जो proposer है उसके against, the communication of the acceptance is complete as against the proposer when it is to put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptors। यानी कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक्सेप्टेंस को, तो किसके अगेंस्ट की जाएगी, जिसने उसको प्रपोज किया, प्रपोजर के अगेंस्ट, ठीक है। as against the acceptance against में देखिए, the communication of acceptance is complete as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge। और जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट मानी जाएगी उस पर्सन के अगेंस्ट जिसको उसको भेजा गया था, इट इज़ मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, वो जब उसके नॉलेज में आ जाएगी तब वो मानी जाएगी कम्युनिकेशन की एक्सेप्टेंस, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, तोड़ने की। अब revocation implies taking back, recalling or withdrawal। it may be revocation of the offer or acceptance। देखो तोड़ना यानी कि मान लो मैंने प्रपोजल भेजा है सामने वाले पर्सन को, तो प्रपोजल का भी रेवोकेशन होता है और एक्सेप्टेंस का भी रेवोकेशन होता है। प्रपोजल का रेवोकेशन कैसे होता है कि भाई मैंने जो प्रपोजल भेजा था मैं उसको टेकिंग बैक, वापस ले रही हूँ, रिकॉल वापस ले रही हूँ, या विड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तीनों चीज़ होगी, टेकिंग बैक, रिकॉल या फिर विड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया प्रपोजल की रेवोकेशन। अब हम करेंगे एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन। सामने वाले पर्सन को एक्सेप्टेंस के लिए भेजा गया, उसने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं एक्सेप्ट करता, तो वो हो गया एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन, ठीक है। ये होगा एज अगेंस्ट द पर्सन हु इज़ रिवोकिंग, जो पर्सन तोड़ रहा है उसके अगेंस्ट
कि भाई सपोज करो मेरे को भेजा गया प्रपोजल, तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही उसको, तो वो आ जाएगा। और एज द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, जिसके लिए बनाई गया था वो, अगेंस्ट द पर्सन यानी लगा लो जो मैंने मान लो बनाया है तो, और मैं उसको विड्रॉ कर रही हूँ वापस, तो वो आ जाएगा। तो वह रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, वही बता दिया मैंने। ए प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। देखो एक्सेप्टेंस अगर हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, तो उसके बाद जो है प्रपोजल को हम रेवोकेट नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले जो है कम्युनिकेशन को, जो है रेवोकेशन को प्रपोजल की, उसको रेवोकेट किया जा सकता है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस, बट नॉट आफ्टर, बट उसके बाद नहीं। ठीक है, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। देखो एक्सेप्टेंस को तोड़ा जा सकता है एक्सेप्टेंस करने से पहले, ना कि एक्सेप्टेंस, अगर एक बार एक्सेप्टेंस कर ली उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस को रेवोकेट नहीं कर सकते। मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर। देखो अगर आपने एक ऑफ़र दिया है, आपने एक प्रपोजल दिया है, वो किस तरीके से लैप्स हो सकता है, या ख़त्म हो सकता है, या फिर टूट सकता है, रेवोकेट हो सकता है बाय नोटिस। मतलब सपोज करो मैंने किसी पर्सन को ऑफ़र दिया था कि भाई मुझे ये बिल्डिंग ख़रीदनी है, अगर आप बेचना चाहते हो तो मुझे बेच दीजिए, जो हिसाब जो चल रहा है बिल्डिंग का रेट्स वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अब मैं ये ऑफ़र को जो मैंने उसको दिया था, मैं उसको रेवोकेट करना चाहती हूँ, लैप्स करना चाहती हूँ उस ऑफ़र को। कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि उस सामने वाले पर्सन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अभी जब तक वो सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उससे पहले मैं उसको लैप्स कर सकती हूँ बाय नोटिस प्रोवाइड करके कि जी मुझे बिल्डिंग मिल गई है और अब मुझे जो मैंने ऑफ़र भेजा था मैं उसको अब ख़त्म कर रहा हूँ, नोटिस भेज देंगे उसके यहाँ। ठीक है, बाय लैप्स ऑफ टाइम। जो टाइम बोला था, मैंने बोला था उसको सामने वाले पर्सन को बिल्डिंग के लिए कि भाई आप मुझे ये बिल्डिंग ख़रीदनी है और जो भी पैसा जो होता है चल रहा है उस हिसाब से मैं ख़रीद लूँगा, और मुझे 2 महीने के अंदर अंदर इस बिल्डिंग को ख़रीदना है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो 2 महीने के अंदर अंदर मेरे को एक्सेप्टेंस भेज दीजिए। ठीक है, 2 महीने बीत गए, तो जब लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा तो वो ऑफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लैप्स हो जाएगा बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एन एसेंशियल प्री कंडीशन। देखो ऑफ़र का एक प्री कंडीशन थी, अगर आपने उसको फुलफ़िल नहीं किया है तो ऑफ़र वैसे ही रेवोकेट हो जाएगा। इफ़ एन ऑफर हैज़ सेट ए कंडीशन प्रेजेंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, सच कंडीशन नीड्स टू बी मेट फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। आपने ऑफर ने कंडीशन भेजी थी कि आप इसको ख़रीद लोगे तो आपको साथ में ये भी दिया जाएगा, और अगर आपने वो फुलफिलमेंट नहीं करी टाइम पे जब आपको एक्सेप्टेंस दी गई और वो काम हो रहा है रियल में, आपने वो काम नहीं किया, वो कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया, तो आपका जो ऑफ़र है वो रेवोकेट हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल ए प्रपोजेस टू सेल हिज कार टू बी 1 लाख रुपये में, एंड पुट्स द प्री कंडीशन दैट इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड टू हिम ही शुड पे हिम एन एडवांस ऑफ 10,000 विद 3 days। ठीक है, इवन इफ बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बट डज नॉट सेंड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एडवांस, सच एक्सेप्टेंस इज इनवैलिड एंड द प्रपोजल इज डीम्ड टू बी ओवर। उसने बोला कि भाई ठीक है मैं 1 लाख में कार ले लूँगा आपकी 1 लाख रुपए दे दूँगा आपको, अगर आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो अभी 3 दिन के अंदर आपको 10,000 रुपये भेज दूँगा एडवांस में। बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उसने भेजे नहीं। अब नहीं भेजे तो अब उस टाइम पे ऑफ़र रेवोकेट माना जाएगा बाय डेथ ऑफ या इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल। जिस पर्सन ने ऑफ़र को दिया है, जिस पर्सन ने प्रपोजल दिया है, उसकी डेथ हो गई है या फिर वो इंसेन हो गया है, पागल हो गया है, तो उसका माइंड काम नहीं कर रहा, तो भी वो ऑफ़र क्या माना जाएगा, रेवोकेट माना जाएगा, लैप्स ऑफ ऑफ़र माना जाएगा। बाय काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल होता है कि सामने वाले प्रपोजल दिया है, हमने प्रपोजल दिया है। इफ इट इज कंपल्सरी टू एक्सेप्ट द प्रपोजल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड विद सम मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द ऑफर और विद सम अदर कंडीशन नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द ऑफर, सच क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू ए काउंटर ऑफर। सच क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू ए काउंटर ऑफर। जो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुई है उसको काउंटर ऑफर बोलेंगे, बिना किसी कंडीशन के फॉर्म कर रहे हैं तो। इफ़ ए ऑफर्स टू सेल हिज स्कूटर टू बी फॉर 5,000 एंड बी ऑफर्स टू बाय इट
फॉर 4500 इट सिग्निफाई द एंड ऑफ द एज ओरिजिनल प्रपोजल। तो देखो ए ने ऑफ़र करा है कि भाई स्कूटर ख़रीद ले, 5,000 रुपये दे दे। बी ने बोला कि स्कूटर तो ख़रीद लूँगा लेकिन 4500 रुपये दूँगा। तो अब क्या होगा, जो पहले वाला पुराना ऑफ़र था ना ए का, वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, और नया ऑफ़र जो 4500 वाला वो चल जाएगा। ठीक है। नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड नोट। अगर ऑफ़र में बोला गया था कि आपको जो एक्सेप्टेंस है वो टेलीग्राफिकली भेजनी पड़ेगी, लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्टेंस जो है टेलीग्राफिकली नहीं भेजी, तो आपने जो प्रेस्क्राइब्ड मोड भेजा था उसके थ्रू आप एक्सेप्टेंस ना होने के कारण ऑफ़र को लैप्स कर दिया जाएगा, रेवोकेट कर दिया जाएगा। द लॉ बीइंग चेंज। अगर लॉ चेंज हो गया, कानून चेंज हो गया, किसी भी कोई ऑफ़र दिया गया था और उस ऑफ़र के रिगार्डिंग कानून का नज़रिया चेंज हो गया, कानून ने लॉ चेंज कर दिया, तो वो ऑफ़र अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल कंडीशन। कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल कंडीशन। कम्युनिकेट करना और एक्सेप्टेंस स्पेशल कंडीशंस में देखिए। एवरी ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हर ऑफ़र का कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। सो लॉन्ग एज द एक्सेप्टर इज़ नॉट अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ द ऑफ़र। लेकिन एक्सेप्टर को ये नहीं पता कि कोई कंडीशन भी है उस ऑफ़र के अंदर। देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। तो अगर उसको कंडीशन के बारे में नहीं पता तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। एंड एज सच देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। उसी प्रकार उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा उसके अंदर। एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। Communication of offer assumes added importance in commercial transactions where the offer has to conform to specify special conditions। जो कम्युनिकेशन है ऑफ़र के अज्यूम करती है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर डाल देनी चाहिए। अब देखो स्पेशल कंडीशंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर assume added importance in the commercial transactions where the offer has to conform to specified special conditions। such issues crop up in commercial contracts। जो commercial contracts होते हैं उसके अंदर crop up होते हैं where the contract documents have special conditions। contract देखो contract document contract किया जा रहा है, उस document के कुछ special conditions हैं, वो कौन कौन सी हो सकती है देखो। when the condition to the contract are given। जब हमें condition दे रखी है contract करते टाइम की, वही condition है। the offeree will not be bound by other such condition that the offerer might like to impose on the offeree। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको पूरा करे ऑफरी, क्योंकि ऑफरर ने उस पर कंडीशन डाली हुई है। ठीक है। when a party to a contract has received the contract document and knows the condition contained therein। जब वो कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी होती है उसने कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट रिसीव किया एंड नोज द कंडीशन, और सारी कंडीशन पढ़ ली उसमें से जो उसमें लिखी हुई थी। द पार्टी विल बी बाउंड बाय दोज कंडीशन। तो जो भी कंडीशन उसके अंदर लिखी हुई है तो पार्टी को वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के अंदर मैंशनड है। when one party does not know or understand the condition contained in the contract document। अगर एक पार्टी को कंडीशंस के बारे में नहीं पता जो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, एंड अदर पार्टी हैज़ मेड रीजनेबल एफर्ट टू एक्सप्लेन द कंडीशन टू। दूसरी पार्टी एफर्ट्स कर रही है दूसरी पार्टी को उस कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, देन द फर्स्ट पार्टी वुड बी बाउंड बाय दूसरी कंडीशन। तो जो फर्स्ट पार्टी जिसको उसके बारे में पता था वो सारी कंडीशन को फुलफिल करने के बाउंड हो जाएगी। ठीक है, आगे आ गया ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट देखो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है, ठीक है, और कोई तीसरी पार्टी उसमें बीच में आ जाती है और वो कहती है कि मान लो ए और बी की बात है, ए ने बोला स्कूटर दूंगा, बी ने बोला 50,000 रुपये दूंगा। ठीक है, अब बी ने 50,000 रुपये नहीं दिए, ए ने स्कूटर दे दिया। तो अब ए कोई सी पर्सन आता है और बोलता है जी नहीं उसने वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, इसके रिगार्डिंग वो खड़ा हो जाता है। तो जो स्ट्रेंजर है उसको वो सपोज़ कीजिए ए जो पर्सन है वो बी पे स्यू कर सकता है कि बी ने पैसे नहीं दिए और ए ने स्कूटर दे दिया, तो ए स्यू कर सकता है बी को, लेकिन ए का जो बड़ा भाई था सी वो नहीं स्यू कर सकता। देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए ने दे दिया स्कूटर, बी ने नहीं दिए पैसे ए को,
ठीक है। तो ए स्यू कर सकता है बी को, लेकिन ए का एक भाई है, ये रहा ए का भाई सी। अब सी को पता चला कि ए ने स्कूटर दे दिया लेकिन पैसे नहीं मिले, तो सी ने इसको स्यू कर दिया बी को। नहीं कर सकता वो, क्यों? क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक स्ट्रेंजर पर्सन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ए और बी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू द जो जिसने भी वो पूरी नहीं करी है। एक्सेप्शन टू द रूल, अब ये रूल के एक्सेप्शन है। देखो, बेनिफिशियरी इन द ट्रस्ट एग्रीमेंट कि हमने ये बात करा है कि जो स्ट्रेंजर पर्सन है वो स्यू नहीं कर सकता, लेकिन इसके भी कोई एक्सेप्शन है। द एक्सेप्शन टू द रूल दैट स्ट्रेंजर कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू आर एज अंडर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट वाला। बेनिफिशियरी इन ए ट्रस्ट एग्रीमेंट, अगर कोई ट्रस्ट का एग्रीमेंट है उसमें जिसको भी फ़ायदा मिलना है, तो वैसे तो बेनिफिट जो ट्रस्ट का एग्रीमेंट होगा वो 2 पार्टी के बीच में होगा, जो भी ट्रस्ट के मेन मेंबर होंगे, लेकिन उसको उन ट्रस्ट से जिसको बेनिफिट होता है, तो उसके जो बेनिफिशरी हैं अगर वो उससे उनको कोई वो अगर सामने वाला पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता, तो जो बेनिफिशरी हैं उस पर स्यू कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट और एक्सटॉपल, व्हेन द प्रोमिसर एक्नॉलेज और डिसऑन्स बाय हिज कंडक्ट और अदरवाइज कंस्टिट्यूट हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, जो प्रोमिसर है वो ये अपने आप को ये दिखा लेता है कि भाई मैंने किसी एजेंट के साथ, एजेंट की थर्ड पार्टी के रूप में ये काम किया है, तो उसको आप वहाँ पे स्यू नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए हो, 2 पर्सन के ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन एजेंट के थ्रू हुआ है, तो फिर वहाँ पे कोई तीसरा पर्सन आपके ऊपर स्यू कर सकता है। द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिज एजेंट प्रोवाइडेड द एजेंट हैज़ एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नेम पे उसको अथॉरिटी मिल जाती है, ठीक है। मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट, देखो मैरिज की सेटलमेंट होना, कोई बंटवारा होना, कोई भी अदर फैमिली अरेंजमेंट होती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, स्यू कर सकता है उसमें अदर पार्टी। व्हेन द अरेंजमेंट इज मेड इन कनेक्शन विद मैरिज, पार्टीशन, अदर फैमिली मैटर एंड द प्रोविजन इज मेड ऑन द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, ही कैन फाइल अ सूट ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट। देखो, चाहे बेशक वो एग्रीमेंट की पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को फैमिली मेम्बर होने के नाते स्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ शुप्पू अम्मल और सुब्रमन, 2 brothers agreed to invest in equal shares a sum of money for the maintenance of their mother. The court held that she was entitled to require her sons to make the investment. वो कोर्ट जो हेड होगा वो कहेगी भाई दोनों से उनको पैसा मिलना था, ठीक है, तो कोई तीसरा पर्सन भी उसको स्यू कर सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन और टेलेक्स, टेलीफोन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होना। Modern business is mostly done through telephone or telex. A contract made by telephone or telex has the same effect as an oral agreement entered into between parties across the table. टेबल पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करना और टेलीफोन पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करना सेम ही है दोनों। In such case, the offeree must ensure that his acceptance of the offer is heard and understood by the party on the other end to the line. If such understanding is not affected for any reason, the contract is deemed to be complete. The example given by Justice Danning in the regard amply illustrates the point. देखिए, जैसे कि सामने बैठ के टेबल पे बैठ के एग्रीमेंट होता है और ऑफर एक्सेप्टेंस की जाती है और कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे ही टेलीफोन पे भी, क्योंकि बिज़नेस हमारा इतना बढ़ता जा रहा है, हम सबसे नहीं मिल सकते, टेलीफोन पे भी कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर प्रॉपर तरीके से सामने वाले की बात सुनाई गई है, मतलब सामने वाले एक्सेप्टर को प्रॉपर तरीके से प्रपोजल सुना गया है और प्रपोजल जो कर रहा है ऑफर उसको सामने वाले पर्सन की एक्सेप्टेंस सुनी गई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर, भाई हमने दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन फ्यूचर में करेंगे। अभी दोनों पार्टीज एग्री हो गई है, लेकिन आने वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में होगा। इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल, अभी उसके अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तभी उसमें लीगल ऑब्लिगेशन आएगी, तभी एक दूसरे को वो स्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब उस पर लॉ एनफोर्सेबल होगा। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कवर। स्टूडेंट्स अच्छे से कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 100% एक जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो जरूर आएगा, तो अच्छे से कर लीजिएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपका जो टॉपिक है समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको टॉपिक्स क्लियर हुए हो, ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया में।